हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। आज है पार्ट 4। ठीक, किसका? जो उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा होने वाली है 14 जून को, उसका है पटवारी लेखपाल की परीक्षा का। आज हम हिंदी के 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमने 21 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड का हमने पोर्शन कर लिया है। लगभग लगभग 2 टॉपिक बच गए हैं, उसको हम क्वेश्चनों के माध्यम से यानी कि एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। ठीक, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व, ताकि क्या है, हमारा कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो सके। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, जिसमें आज हम हिंदी का देखेंगे। चारों जो टॉपिक है हमारे यहाँ पे, ये सारे हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे और एक ऐसे एग्जाम्पल भी सेट करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे क्या है ना, आयोग प्रश्न घुमाकर भी पूछेगा तो उसका उत्तर यहाँ पे गलत नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, पवन का सही संधि विच्छेद है पो धन अन। यहाँ पे इसका जो रूल है वो है अयादी संधि में, यहाँ पे जब भी कभी ओ के बाद कोई स्वर आता है, ठीक है, जैसे कि इसमें ओ आया है, तो ये क्या बन जाता है? अ बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पो धन अन यानी कि पवन बन गया। और इसी का एग्जाम्पल देखें हम, नयन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? ने धन अन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है नयन। और एग्जामिनर क्या कर सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए? यहाँ पे आपको पावन दे सकता है। ठीक है, पावन। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे पावन शब्द हो तो उसका जो संधि विच्छेद होगा वो पो नहीं होगा, फिर पौ होगा। ठीक है, पौ धन अन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सन्मति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पे दोस्तों, जो व्यंजन संधि है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण नियम लगा है। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा सत धन मति। इसका नियम क्या कहलाता है? यदि किसी वर्ग के पहले जो वर्ण होते हैं, जैसे कि तौ कौ, इसके बाद अगर जैसे पहले है कौ, है ना, जो भी वर्ग होता है पहला वाला, उसके बाद अगर कोई आधा वो आए, मतलब कि स्वर आए, यानी कि जैसे हलंत वाला मौ या नौ आए, तो क्या होता है? पहला वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। आपने रूल पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे एग्जाम्पल कर रहे हैं या क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो रूल को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे सन्मति इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता शब्दों में कौन सा उपसर्ग यहाँ पे है? तो यहाँ पे है अध्यक्ष और अधिष्ठाता में अधि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन है, कृदंत और कृदंत प्रत्यय मुख्य रूप से किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत जो होते हैं वो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, निर्लेप या निर्लेप शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद है निह धन लेप, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग यहाँ पे छुपा है हुआ है? तो संन्यास शब्द में है सम, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है मोटापा या बुढ़ापा शब्दों में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे मोटापा और बुढ़ापा में पा प्रत्यय छुपा हुआ है। और इसी के साथ देखेंगे, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर। ये प्रथम वर्ण को अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, ये भी क्या है? व्यंजन संधि है। सद्भावना की बात करें तो इस शब्द की जो संधि विच्छेद है वो कौन सी होती है? तो सद्भावना में भी क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, बात करेंगे इसी के बाद, अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद है अनुधन छेद। ठीक है, छोटा जो अनुगम अनु में जो है छोटा ऊ होता है। ठीक है, बात करेंगे इसके बाद, अ आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, ये किस संधि का नियम है? तो ये है दोस्तों गुण संधि का नियम। जहां पे शब्द के बीच में अगर मात्रा आती है ए, तो वो क्या होता है? गुण संधि का नियम होता है। ठीक है, बात करेंगे नरद्योमी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नरद्योमी शब्द का है नदी धन उर्मी। यहाँ पे यण संधि प्रयुक्त हुई है, ई का यौ और ऊ का यू बन जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें सामाजिक और नैतिक शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पे प्रत्यय की बात करें तो क प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है ना, कौन? एक प्रत्यय समाज, यानी कि सामाजिक, समाज का जो मूल शब्द है वो क्या है? सामाजिक का समाज है। ठीक है, समाज। तो इसमें एक प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? सामाजिक, सामाजिक।
वैसे ही नैतिक का इक है प्रत्यय, ठीक है। अब बात करेंगे अनपढ़ शब्द में सही उपसर्ग छांटना है। तो अनपढ़ में अन जो शब्द है वो उपसर्ग है, अन, ठीक। और इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। इसमें अन उपसर्ग से जैसे अनमोल भी बन जाता है, ठीक है, अनमोल हो गया, और अनदेखा हो गया, तो ऐसे शब्द बन जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रत्यालोचना शब्द में कौन से दो उपसर्गों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे हुआ है प्रतिधन आ, दो शब्दों का जो है उपसर्ग बने, ठीक है, उपसर्ग यहाँ पे दो लगे हुए हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है। बात करें इसके बाद, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो यह है इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इच्छा प्रकट किया ना किसी ने, तो यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य। अगला है आंधी आने पर वे एक घर में छुप गए, ये कैसा वाक्य है। तो यह है साधारण या सरल वाक्य, ठीक है, नॉर्मली बोला है उसने, आंधी आने पर वे एक घर में छुप गए। इसके बाद बात करेंगे मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। यहाँ पे मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य है, यानी कि दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पे किसका जो संयोजन हुआ है वो संयुक्त वाक्य में ये की से संयोजन हुआ है। बात करेंगे इसके बाद, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, ये कैसा वाक्य है। तो ये दोस्तों मिश्र वाक्य है। यहाँ पे इसमें एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है, जो कि उसका जो और उसका से रिलेट है। जैसे कि यहाँ पे जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, तो यहाँ पे प्रधान वाक्य कौन है, जो सज्जन होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें, मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, तो इसमें कौन सा उपवाक्य है। तो यहाँ पे बात करेंगे उपवाक्य, तो संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि यहाँ पे योजक जो शब्द है वो किससे बन रहा है, मैं जानती हूँ कि, ठीक। अब बात करें इसके बाद, शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। तो इसमें पहला जो है, चलो ये तो शुद्ध ही है। दूसरा देखते हैं हम, उसने पुरस्कार का अनादर कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो पुरस्कार होता है उसका अनादर नहीं होता है, वहां पे तिरस्कार होता है, ठीक है। अवमान नहीं होता है, अपमान नहीं होता है, पुरस्कार का तिरस्कार करना होता है, ठीक। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे अधोपतन ये गलत है, अधपतन इसका सही है, ठीक है, क्योंकि विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद पो आने पर वो ज्यों का त्यों ही रहता है, ठीक। अब बात करें इसके बाद, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से देखना है। तो आध्यात्मिक ये सही है, स्वादिष्ट भी सही है, जटायु भी सही है, और आध्यात्मिक गलत है, क्योंकि यहाँ पे आध्यात्मिक में क्या होता है, आध्यात्मिक होता है, शुरू में भी आ लगा होता है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे, वो पढ़े तो सफल हो, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो यहाँ पे हेतु हेतु मद भविष्य, यानी कि अगर वो पढ़ेगा तभी तो वो सफल होगा, यानी कि चल रहा है, कंटिन्यूस भी चल रहा है, और वो सफल भी तभी होगा जब वो पढ़ेगा, कंटिन्यूटी बनाए रखेगा। बात करेंगे इसके बाद, आहा कितना सुंदर दृश्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये विस्मयादि बोधक है, सभी को पता है। यहाँ पे आहा, हरे, अरे, ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। बात करेंगे किस शब्द की वर्तनी एकदम शुद्ध है। तो यहाँ पे बात करें तो उज्ज्वल की एकदम शुद्ध है, बाकी ये सारे गलत हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अब देखो यहाँ पे ना उस टाइम पे क्या होता है, दिमाग में प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पे गलत हो जाती है चीज़ें, तो यहाँ पे याद करना है। अब इसको मैं कैसे बताऊंगा, यहाँ पे देखो, जो दोनों जो है ना वही बस आते हैं, बाकी सब पूरे हैं, सारे शब्द पूरे हैं, ठीक है। ऊ भी पूरा है, वह भी पूरा है, लौ भी पूरा है। तो ऐसे याद रखना, जो ऐसे वाले शब्द हैं जौ वाले, क्योंकि देखो इनका ऐसे ही बनता है ना, पूरा बनता है ना ऐसे पूरा, ये जब डंडी नहीं होगी तो ये लेटे हुए शब्द हैं, तो ये दोनों ही आधे हैं, तो ऐसे करके याद करना, मैंने ऐसे करा था यार। बात करेंगे इसके बाद, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है प्रदर्शनी, इसकी अशुद्ध है, बाकी सब सही है। ज्योत्सना भी सही है, और वांछनीय भी सही है। प्रदर्शनी की गलत है, प्रदर्शनी का जो सही जो ये होता है ये होता है, ठीक है। इसमें नहीं, यहाँ पे ये जो प्रदर्शनी लिखा है ना, यहाँ पे प्रदर्शनी, ठीक है, ये होता है, ठीक। प्रदर्शनी होता है, शिनी नहीं होता है। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य जो है पूर्णतः शुद्ध है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बी ऑप्शन नंबर, तुम सुंदरतम हो,
बाकी सब गलत है। तुम सबसे सुंदरतम हो, देखो सबसे भी आ रहा है, सुंदरतम भी आ रहा है, तो दोनों क्या है, नहीं आ सकते। या तो तुम सबसे सुंदर हो आएगा, या तुम सुंदरतम हो आएगा, ठीक है। दोनों क्या है, क्योंकि मोस्ट के भाव को दिखा रहे हैं। और एक फूल की माला लाओ, ऐसा नहीं होता है। या तो होता है एक फूल लेके आओ, या एक माला लेके आओ, ठीक है। और जो ये वाला गलत है, ये कैसे है, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता है, मैं के बाद तो नहीं लगता, ठीक है, मैं अवश्य ही जाऊंगा, ऐसा हो। बात करेंगे इसके बाद, आस्तिक का सही विलोम क्या है, आस्तिक का नास्तिक का सही विलोम। इसके बाद देखें, लौकिक का विलोम, लौकिक का अलौकिक होता है, ठीक है, परलौकिक नहीं होता है। दिमाग में कभी कभी हमारा परलौकिक आता है, तो ये अलौकिक होता है। और ये अलौकिक कैसे बना हुआ है, यहाँ पे अ उपसर्ग लगा है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, परतंत्र शब्द का विलोम क्या है। परतंत्र का होता है स्वतंत्र, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखें, 32वां क्वेश्चन है, पर्णकुटी पत यानी कि पत्तों की कुटिया का विलोम शब्द क्या होता है, तो ये होता है प्रासाद, ठीक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, देखो प्रसाद जो होता है ना, यहाँ पे याद कैसे करना है इसको। प्रसाद में देखो, प्रसाद मंदिर में मिलता है और थोड़ा थोड़ा मिलता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा मिलता है, ठीक। लेकिन प्रसाद का मतलब क्या होता है ना, बड़ी चीज, यानी कि जैसे महल हो गया, ठीक, महल या भवन, बड़ा चीज, कुल मिला के बड़ा चीज, ठीक है। ऐसे विलोम बना देना इनका। तो यहाँ पे पत्तों की जो कुटिया होगी वो छोटी सी होगी कुटिया, और इसका जो विपरीत होगा प्रासाद होगा, यानी कि बड़ा महल, ठीक। बात करेंगे इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, स्थावर यानी कि स्थिर रहने वाले का विलोम क्या है। स्थावर का होता है जंगम। तो ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे वो हैं ये, जो ये फिक्स रहते हैं, तो इनको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अरविंद निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है, तो अरविंद किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। कमल के अन्य पर्यायवाची भी हैं, पंकज, नीरज, जलज, सरोज, ये सभी क्या है, कमल के पर्यायवाची है। इसकी बात करें बाद में, अगले क्वेश्चन की, मार्तंड शब्द किसका पर्यायवाची है, तो मार्तंड शब्द है सूर्य का, और सूर्य किसका पर्यायवाची शब्द है, भास्कर, ठीक है। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सुरसरी शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो सुरसरी का है जाह्नवी। सुरसरी क्या है, देवों की नदी गंगा को कहते हैं, और जाह्नवी नदी भी क्या है, गंगा के एक प्रमुख पर्यायवाची है, ठीक, शब्द। बात करेंगे इसके बाद, राका शब्द का, राका शब्द किसका पर्यायवाची है, तो राका जो शब्द है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसका अर्थ क्या होता है, राका पूर्णिमा की रात होती है, ठीक है, पूर्णिमा की रात होती है। और राकापति या राकेश क्या है, चंद्रमा को कहते हैं, यहाँ पे चंद्रमा के पर्याय में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द कैसा है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द तत्सम शब्द है, ठीक। यहाँ पे तत्सम शब्द की बात करें तो वो शब्द जो हिंदी में बिना संस्कृत के वो शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना रूप बदले ही प्रयोग होते हैं, जैसे कि सौभाग्य, सुहाग इत्यादि, ठीक है। बात करेंगे इसके बाद, साखी शब्द का तत्सम क्या है, साखी का क्या होता है, सखा नहीं, साखी का होता है साक्षी, ठीक है। तद्भव शब्द, यहाँ पे तद्भव का जो ख है, ठीक है, तत्सम के क्ष में बदल जाता है, जैसे कि आंख का अक्षी हो जाता है, साखी का साक्षी हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है, जो ख शब्द है ना, ख शब्द हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं, 99% क्या होता है, तद तद्भव होता है, ठीक है। और जो अक्षर शब्द होते हैं, ये शब्द कौन से होते हैं, तत्सम शब्द में आते हैं, कोई से भी ले लेना। इसके बाद बात करेंगे, अखरोट का तत्सम, जो शुद्ध तत्सम है वो क्या है, तो अखरोट का है अक्षोट है, ठीक है, अक्षावट नहीं है। अक्षोट शब्द क्या है, संस्कृत शब्द है जिसका प्राकृत या तद्भव शब्द है अखरोट होता है, ठीक है। शौ का ख बन जाता है, यहाँ पर भी देखो शौ का क्या बन गया, ख बन गया, ठीक है। तो ध्यान देना, ख जो शब्द होता है वो हमेशा, मतलब कि 99% के लिए केस में तद्भव में यूज होता है। आदि शब्द का विलोम शब्द है, तो आदि का तो अंत है, सभी को पता ही है। इसके बाद बात करेंगे, उपकार का विलोम शब्द, उपकार का होता है पर अपकार, ठीक है। अब यहाँ पे परोपकार नहीं होता, जो कि यहाँ पे उपकार की बात करें तो भलाई करने को कहते हैं, और अपकार यहाँ पे बुराई करने को कहते हैं। बात करेंगे इसके बाद, महादेवी वर्मा की जो कृति है मेरा परिवार, रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1972 में, यहाँ पे इसका प्रकाशन हुआ था। ये
अपने पाले हुए पशु पक्षियों का मार्मिक रेखा चित्रण इसमें किया था। इसके बाद देखें, भक्तिन महादेवी वर्मा किसकी, भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना यहाँ पे है? तो यह है संस्मरण रेखा चित्र है। यहाँ पे संस्मरणात्मक रेखा चित्र यानी कि उनकी स्मृति से लिया गया है। और बात करेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की, महादेवी वर्मा की जो कृत है निर्जा, ये किस विधा की रचना है? तो ये है दोस्तों काव्य संग्रह है। ठीक है, किस विधा की रचना मतलब कि क्या चीज है, काव्य संग्रह है, रेखा चित्र है, या ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये 1934 में महादेवी वर्मा इन्होंने काव्य संग्रह लिखा था, जिन्हें उनके लिए पुरस्कार भी मिला था। बात करेंगे इसके बाद, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के प्रसिद्ध रचनाकार शेखर जोशी की रचना जो है कौन सी है? तो शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार। बात करेंगे इसके बाद, दाजू, ये किसकी सुप्रसिद्ध कहानी है जो प्रशासनिक परीक्षाओं में मतलब कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है? तो ये दोस्तों ये है शेखर जोशी की रचना है, दाजू है। ये पहाड़ी और मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और पहाड़ी संस्कृति पर आधारित यह प्रसिद्ध कहानी भी है। इसके बाद देखें, निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है कौन सी है? तो ये है तुलसीदास की। ठीक, अब बात करेंगे, सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता जैसी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, इनके रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन्होंने अपनी पुत्री के जो निधन पर सरोज स्मृति, जो कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ शोक गीत की रचना इन्होंने की थी। और लास्ट क्वेश्चन है, छायावाद के जो प्रमुख स्तंभ है, इसमें एक महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था यामा के लिए। महादेवी वर्मा को 1982 में उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह जो कि यामा, इसके लिए सर्वोच्च साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे मिला था। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन हिंदी के। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।